रसोई में आप सभी किसान भाई बहनों का स्वागत है। हमारी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी दिशा में हमारा कार्यक्रम आपको खेती और बागवानी से संबंधित सभी जानकारी देता है। बागबान की रसोई का ये सफर खेत की सौंधी मिट्टी से शुरू होकर हमारे खाने की मेज तक पहुंचता है। यानी अपने इस सफर में हम आपको बताते हैं कि कैसे अलग अलग फसलें खेतों से होती हुई बाजारों तक और बाजारों से आपकी और हमारी रसोई तक पहुंचती हैं। इतना ही नहीं, अपने इस पूरे सफर में अलग अलग फसलों से बनने वाले स्थानीय व्यंजनों का भी स्वाद चखाते हैं। बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में मैं पहुंची हूं भारत के एक ऐसे राज्य में जो पश्चिम में समुद्र से मिलता है तो शेष दिशाओं में गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक और गोवा से मिलता है। जी हाँ, मैं आज पहुंची हूँ महाराष्ट्र के धुले जिला के सांकरी तालुका के अक्कलपाड़ा गांव में, जहां पर पांजरा नदी पर अक्कलपाड़ा बांध बना है। ये बांध लगभग 6.5 किलोमीटर के दायरे में विस्तारित है। इसके साथ ही इसकी क्षमता 8,870 क्यूबिक मीटर है, जिससे यहाँ के लोगों की और खेती की सभी जल की आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। बागबान की रसोई के अपने इस सफर को चलिए आगे बढ़ाते हैं और अब मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर पपीते की बागवानी की जा रही है। पपीते का वैज्ञानिक नाम अरेका पपाया है और आप जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग भाषाओं में पपीते को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे बंगाली और हिंदी में इसे पपीता कहा जाता है, तो वहीं तमिल भाषा में इसे पपली कहा जाता है और मलयालम में इसे उमाका के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में भारत पपीते का उत्पादन करने में चौथे स्थान पर है और यदि अपने देश की ही बात की जाए तो हमारे देश में उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के साथ महाराष्ट्र में पपीते का सबसे ज्यादा उत्पादन किया जाता है। तो चलिए बागबान की रसोई के आज के सफर को आगे बढ़ाते हैं और पपीते की खेती के बारे में ढेर सारी जानकारी हासिल करते हैं। नमस्कार, बागबान की रसोई में आपका स्वागत है। विनोद जी, ये पपीते का बाग आप ही का है? हाँ, हमारा ही है। और ये कितने एकड़ का है? ये 3 एकड़ में। और आप ये पपीते की खेती लगभग कब से कर रहे हैं? मेरे माता और पिताजी 30 साल से पपीते की खेती कर रहे हैं और मैं स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में पढ़ने के बाद मेरा एजुकेशन D.Ed हुआ है, तो D.Ed होने के बाद मैं नौकरी छोड़कर खेती करने का मैंने राह लिया। खेती में जो देखा कि सब किसान लोग खेती करते समय जानकारी जो चीज़ें की चाहिए वो उनके शिक्षण के मतलब नहीं है, तो मैंने यही सोचा कि ज़्यादा पैसा आप खेती में निकाल सकते हैं। ये बताइए कि पपीते की खेती करने का सबसे पहला पड़ाव कौन सा है? शुरुआत कैसे की जाती है इसकी? लगभग पपई का शुरुआत करने का जो है तो 1 एकड़ में उसका पौधा 800 प्लांटेशन लगते हैं। 10 किसान भाई मिलकर एक नर्सरी में रोप वाटी के लिए डाल देते हैं और 25 दिन के बाद वो पौधा तैयार हो जाता है। फिर हमारे तरफ नर्सरी से खेत में आता है और उसका प्लांटेशन टू प्लांटेशन करने के लिए हम खेती में खुदाई कर लेते हैं पहले। उसके बाद उसको लाइन टू लाइन डालकर 7 फीट पर उसको पौधा हम लगा लेते हैं। तो जैसे कि आपने पौध रोप दी उसकी, और उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहती है? वो पौधा लगाने के बाद करीब 8 to 10 दिन के बाद उसकी रूट जोन बढ़ाने के लिए उसको ह्यूमिक दिया जाता है, क्योंकि उसका रूट जोन डेवलप होने के बाद वो जो पौधा है वो पौधा अच्छी तरह से उसको जो लगा हुआ खत है वो उठाने के लिए, पानी लेने के लिए उसको
ज़्यादा मजबूत कर लेता है। पौधा जब लगाते हैं उस टाइम पे फंगल में कहीं पौधे वो मर जाते हैं, मतलब उसकी मोर्टेलिटी हो जाती है। वो होने का कारण बचाने के लिए हम जैविक खेती के माध्यम से उसको ट्राइकोडर्मा वो पौधे के नीचे लगा देते हैं। और खाद कब कब डालते हैं? 1 महीने का प्लांटेशन जब तक होता नहीं है तब तक उसको गोबर का खत है वो देने के लिए मात्रा उसको 30 दिन के बाद में दिया जाता है जी। और सिंचाई की बात करें तो पौधा लगाते समय उसको कम से कम 15 तो 20 मिनट सिंचाई चलाने के बाद वो पौधे की पानी की जरूरत कितनी है इसके अंदाजित ड्रिप इरिगेशन लगा सकते हैं। जी। अच्छा, अब ये बताइए कि जो पौधा कितने दिनों में बड़ा होता है, कब इसके अंदर फूल निकलते हैं और कब इसमें फल आते हैं? पपई का पौधा लगाने के बाद कम से कम 3.5 तो 4 महीने के बाद उसको फ्लावरिंग आना चालू हो जाती है। उसके बाद करीब 3 महीने के बाद उसको फल निकालना चालू हो जाता है। जिस दिन पपीता लगाई उसके करीब 7 महीने के बाद हार्वेस्टिंग पे पपई आ जाती है। जब तक पपीते का पेड़ बड़ा होता है तब तक आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ी? जो मानसून में पपीता लगाते हैं तो वहाँ पे हवा के वजह से कहीं अपने बाग का जो पौधा है वो टूट ना जाए, इसके लिए बॉर्डर पे कई लोग अशोक का पौधा लगाते हैं। वो लगाने के बाद पौधा गिरना का कम होता है। पपीते के एक पेड़ से लगभग कितना उत्पादन हो जाता है? एक पौधे से करीब 100 तो 125 किलो पपीता निकलती है। कागज में ही क्यों लपेटा जाता है इसे? उसकी क्वालिटी अच्छी रखने के लिए उसको पेपर में ही लपटा कर मार्केट में भेजा जाता है। जैसे हमारे जो और किसान भाई बहन हैं जो अभी तक पपीते की खेती नहीं कर रहे हैं लेकिन अब वो आगे करना चाहते हैं, अगर हम 1 एकड़ की बात करें तो उसमें हमें लगभग कितनी लागत लगेगी? 1 एकड़ की बात कभी किया जाए तो 1 एकड़ को करीबन 70 तो 80 हजार रुपए को लागत लगती है, क्योंकि 70,000 का जो कैलकुलेशन है उसमें रोप का पौधे का पैसा है और उसका ड्रिप इरिगेशन का ही पैसा उसमें लगाया गया है। लेबर का जो चार्जेस लगता है कुल खर्च मिलाकर उसको 1 एकड़ के लिए 70,000 रुपए खर्च आता है। विनोद जी, आपने हमें पपीते के बारे में इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बागबान की रसोई में ये थे हमारे साथ हमारे देश के प्रगतिशील किसान विनोद जी जो पपीते की खेती कर रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इन्होंने जो भी जानकारी दी है उनसे आप जरूर लाभान्वित होंगे। चलिए अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको लेकर चल रही हूँ कृषि विज्ञान केंद्र धुले के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक के पास, जिनसे हम और भी ढेर सारी जानकारी हासिल करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद बागबान की रसोई में आपका फिर स्वागत है। आइए अपने सुहाने सफर को आगे बढ़ाते हैं और पपीते के बारे में ढेर सारी जानकारी हासिल करते हैं। पपीता एक बहुत ही गुणकारी फल है। ये विटामिन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, कैरोटीन और प्राकृतिक फाइबर का स्रोत है। पपीते के पेड़ के हर हिस्से, फल से लेकर पत्तियों तक में औषधीय गुण होते हैं। पपीता का सेवन करने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। बागबान की रसोई में आज हम पपीते के बारे में बात कर रहे हैं और आइए पपीते की खेती के बारे में विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र धुले के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दिनेश नांद्रे जी से। दिनेश जी, ये बताइए कि सबसे पहला पड़ाव कौन सा है अगर हम पपीते की खेती करते हैं? पपीते की खेती अगर फायदेमंद करनी है तो सबसे पहला पड़ाव है कि कौन सी किस्म का पपीता हम लगाएं। इसमें बहुत सारी किस्में
मार्केट में उपलब्ध है, जो यूनिवर्सिटी ने निकाला हुआ है, प्राइवेट कंपनी ने निकाला हुआ है, उसमें इस एरिया में सबसे ज़्यादा रेड लेडी जो तैवान 786 करके है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन देता है, इसलिए वो सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो जो है वो कब पपीता लगाए। साल भर में 3 बार पपीता लगाया जाता है। उसमें से सबसे पहला है वो जून जुलाई में बारिश शुरू होने के बाद लगाते हैं, और दूसरा बारिश कम होने के बाद सितंबर अक्टूबर में, और तीसरा जो मार्केट के हिसाब से लगाते हैं वो सबसे बढ़िया वो फरवरी महीने में। ये 3 सीजन में पपीता लगाते हैं। उसके बाद उसका जो मूल महत्व है वो बीज से पौधा निर्माण करे और पौधे को डायरेक्ट लाके परचेज करके वो लागे। किसान को सोचना है कि अगर वो पौधा तैयार कर सकता है तो वो खुद ही पौधा घर बना सकता है, या वो नर्सरी से वो पौधा ला सकता है। तो ये बताइए कि अगर एक पेड़ जैसे हमने ये लगाया तो ये हमें लगभग कितने सालों तक ये फल दे सकता है? ये पपीता का जो पेड़ है इसको हम कहते हैं एनुअल प्लांट। वो एक ही ईयर का, एक ही साल का प्लांट रहता है, यानी 1 साल में ही उसको पूरा उसका लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। और जब ये फलों का उत्पादन हो जाता है तो उसके बाद इन पेड़ों को क्या जड़ से हटा देते हैं? हाँ, उसको निकाल देते हैं। बहुत बार उसका छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको कंपोस्ट में भी डाल देते हैं, और उसको खाद करके, जिसको जैसे हम जैविक बोलते हैं, उसको जमीन में डाल देते हैं। और अगर उसी खेत में जैसे हमारे किसान भाई बहन दोबारा से पपीते की ही खेती करना चाहें या उसके बाग लगाना चाहें तो फिर उन्हें क्या करना होगा? मतलब कितने समय का अंतराल देना होगा उन्हें? उस जगह पे एक ही क्रॉप नहीं लगाए। जैसे एक पपीता लगा है तो 2 साल हम उसको छोड़ के दूसरी जगह पे लगाने का हम उसको कहते हैं। जी, और क्या इनके बीच में हम इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं? इंटर क्रॉपिंग का शुरुआत के पीरियड में अगर छोटा पौधा रहता है तो तब हम जिस पे ज्यादा चूसने वाला कीड़ा नहीं आता है ऐसे प्लांट हम इंटर क्रॉप करके ले सकते हैं। जिसका लाइफ साइकिल 3 महीने का, 4 महीने का होगा, ऐसा हम ले सकते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए कि पपीते के फल का भंडारण कैसे किया जाता है? पपीता खाने के लिए सबसे ज्यादा हम उसको इस्तेमाल करते हैं। जब रेट अच्छा होता है तब हम उसको मार्केट में रिलीज कर देते हैं। बहुत से व्यापारी वो क्या करते हैं, यहाँ से वो खुद किसान के खेत पे आके उसका हार्वेस्टिंग करके, उनको चाहिए वो अच्छे फल निकाल के उसको पेपर में रैप करके वो ट्रक में लोड करके उसको लेके जाते। रहा बाकी का जो मटेरियल है, जब पपीता 2 रुपए 3 रुपए किलो बिक रहा है तो किसानों को वो नहीं प्रॉफिट का सौदा दिख रहा है। हम उसको प्रोसेसिंग करके उसका मूल्यवर्धन करके उसको हम मुनाफा कमा सकते हैं। उसमें जो पपीते का है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो पेपेन कंटेंट है। उसके वजह से हम उसको प्रोसेसिंग करके अलग अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के प्रोसेसिंग यूनिट में कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं वो अब हम आपको दिखाते हैं। अभी हमने खेत में देखा कि पपीता कितनी अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। वहाँ पे पूरी पपीता की टेक्निक देखी। अभी हम देखेंगे कि पपीता के अलग अलग प्रोडक्ट उसके कैसे बनाए जाते हैं। ज़्यादातर हम उसको ट्रेनिंग पर्पज में, जो महिला बचत गट होती है और किसान होते हैं, हम उसको ट्रेनिंग करके यहाँ पे किसानों को दिखाते हैं, और उसका स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कैसी होती है वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताते हैं। अभी इस लैब में ये पूरा करके जो हमारी साइंटिस्ट है अमृता जी, वो आपको बताएगी और करके दिखाएगी कि अलग अलग ये पपाया के प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। जी, अमृता जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। तो आप हमें अब ये बताइए कि पपीते का वैल्यू एडिशन करके क्या बनाने वाले हैं? आज हम यहाँ पे पपीते का जैम बनाएंगे। पपीते का जैम बनाने के लिए हमें फुल्ली राइप पपाया लेना है, 500 ग्राम शुगर लेनी है, 1% साइट्रिक एसिड यानी 5 ग्राम्स साइट्रिक एसिड लेना है, और थिकनिंग एजेंट के लिए हमने अगर अगर या चाइना ग्रास यूज करना है, ये भी 5 ग्राम्स ही लेना है। राइप पपाया के हमने पीसेस काट लेने हैं। इस तरह से हम उसका स्किन डिस्कार्ड कर देंगे और पल्प का क्यूब्स में काट लेंगे। फिर इस पीसेस को हम मिक्सी ग्राइंडी में ग्राइंड करेंगे ताकि इसका पल्प बन जाए।
पल्प को हमने स्टेनलेस स्टील के यूटेंसिल में लेना है। इस प्रकार से हम इसको एक बड़े बर्तन में डाल देंगे। और इसमें हमें कुछ पानी वगैरह डालना है या ऐसे ही चलाना है? पानी जब साइट्रिक एसिड डालते हैं तो साइट्रिक एसिड का घोल बना के डालते हैं, उतना ही पानी इसमें डलेगा। अब इसमें हम शक्कर डालेंगे। अच्छा, अभी जैसे अभी आपने डाला और इसके तुरंत बाद ही इसमें शक्कर डालनी है। जी, जैसा कि आपने बताया था कि अगर 500 ग्राम पल्प है तो इसमें 500 ग्राम शक्कर है। 500 ग्राम शक्कर जी। इस प्रकार से मिक्सचर को हमने बॉईल करना है और ये शुगर मेल्ट होने के बाद हम इसमें अगर डालेंगे। अगर इस प्रकार से होता है, इसका गर्म पानी में घोल बना के हम इसमें डालेंगे। जी। उसके बाद साइट्रिक एसिड भी पानी में घोल के हमने इसमें डालना है। तो मेरे पास अगर का सॉल्यूशन तैयार है। तो इस प्रकार से दिखता है और ये इस गाढ़ा है। हमारे जैम को गाढ़ापन आने के लिए या फिर थिकनिंग एजेंट की जगह पे इसको यूज़ करते हैं। इसको पकने के लिए शुगर में बॉईल पूरी तरह से हो जाने के लिए इसको 45 मिनट्स तो भी लगते हैं। जी। तो कम गैस पे हमने इसको 45 मिनट्स के लिए पकाना है। हमारा जैम अब तैयार हो चुका है। अगर हम थर्मोमीटर से इसको मेजर करेंगे तो 105 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसका एंड पॉइंट आ चुका है। और अगर हमारे पास थर्मोमीटर नहीं है तो हम इसका शीट टेस्ट या फिर ड्रॉप टेस्ट ले लेंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे जैम का एंड पॉइंट आ चुका है। अब हम देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से थिकन हो चुका है और इसका ड्रॉप बाय ड्रॉप नीचे पड़ रहा है। अगर हमारे पास रिफ्रैक्टोमीटर है तो एंड पॉइंट जज करने के लिए हमने रिफ्रैक्टोमीटर से इसका TSS मेजर करना है, जिसका मतलब है टोटल सोल्यूबल सॉलिड्स। तो एंड पॉइंट में जैम का TSS 68.5 डिग्री ब्रिक्स होना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हमारा एंड प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। पपीता जैम अब तैयार हो चुका है। आइए हम टेस्ट करते हैं। और इसका जो रंग है वो बिल्कुल शहद के जैसा है। ये पूरी तरह से नेचुरल है, इसमें कोई कलर या प्रिजर्वेटिव हमने ऐड नहीं किया है। वाकई में बहुत टेस्टी है। थैंक यू जी। अमृता जी और प्राची जी, आपने हमें इतना वक्त दिया और यहाँ पर आपने हमें पपीते का जैम कैसे बनाया जाता है ये सिखाया। और मुझे पूरा भरोसा है इस विधि को जानने के बाद घर घर में पपीते का जैम महिलाएं बनाएंगी और अपने घर में खिलाएंगी। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। यहाँ पर किसानों को पपीता से और भी बहुत से उत्पाद बनाने सिखाए जाते हैं, जैसे स्क्वैश, जेली और कैंडी। किसानों को इनकी पैकेजिंग से लेकर मार्केट में बेचने तक की सारी ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है, जिससे न केवल वो अपने खेत में उगने वाले पपीता का मूल्य संवर्धन कर सकते हैं, बल्कि अपनी आमदनी भी बढ़ा सकते हैं। बागवान की रसोई में आज हमने सीखा कि पपीते का मूल्यवर्धन कर जैम कैसे बनाया जाता है और ये जैम कृषि विज्ञान केंद्र धुले में बनाया जा रहा था। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये विधि आपको बेहद पसंद आई होगी और आप अपने घर में ये जैम जरूर बना के खिलाएंगे। तो आइए अपने इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और अब चलते हैं उस जगह पर जहाँ पर पपीते से व्यंजन बनाए जा रहे हैं। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
आज के एपिसोड का सफर तय करते करते अब हम पहुंच गए हैं उस जगह पर जहां पर हम अलग अलग व्यंजनों को बनाना सीखते हैं। तो आइए अब जानते हैं सुरेखा जी से कि आज वो हमें क्या बना के खिलाने वाली हैं। कच्ची पपीता की सब्जी। तो कैसे बनाई जाती है ये सब्जी? एक कच्चा पपीता छीलकर छोटे छोटे टुकड़े करना, फिर उसको धोकर कढ़ाई में तेल डालकर फ्राई करना, उसको निकालकर थोड़ा तेल डालना, तेल में थोड़ी अदरक और लहसुन की पेस्ट डालना, थोड़ा जीरा, धनिया, लाल मिर्च, काला मिर्च, गरम मसाला, धनिया पाउडर, थोड़े हल्दी, हींग पाउडर डालकर उसको फिर फ्राई करना। अच्छा, तो यानी कि भरपूर ये मसालेदार सब्जी आप बना के खिलाएंगी आज हमें। जी जी, तो फिर चलिए शुरुआत करें। जी, तो बताइए सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले कढ़ाई में तेल डालना है। जी, ये तेल आप इसे फ्राई करने के लिए डाल रही हैं? हाँ। और ये आपने कच्चा पपीता काट के पहले से ही रख लिया था? हाँ। अच्छा सुरेखा जी, आपने ये सब्जी कहाँ से बनानी सीखी? चाची के घर। और ये हमें लगभग कितनी देर तक इस तरीके से चलाना है, इसमें फ्राई करना है? 10 मिनट तक। यहाँ पर दो इतनी खूबसूरत महिलाएं बैठी हैं और आपने इनसे तो परिचय करवाया ही नहीं हमारा। इनका नाम है सुरेखा अमृत बोरसे और इनका नाम है किरण ज्ञानेश्वर मोरे। अभी ये फ्राई होकर यहाँ एक प्लेट से ढक देना है। अच्छा, ये तो मेरे ख्याल से अब पक गया ना? जी, पक गया है अभी। तो अभी हम क्या करेंगे? अभी एक प्लेट लेकर उसमें निकाल लेना है। अब जैसे ये फ्राई हो गया तो इसके बाद हम क्या करेंगे? अभी इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डालेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, जीरा, हींग, धनिया, गरम मसाला और मिर्च पाउडर डालकर फ्राई किए हुए कच्चे पपीते के इन टुकड़ों को डाल दिया जाता है। तो इसमें लगभग हमने सारे मसाले डाल दिए हैं। जी। सुरेखा जी, अब बताइए कि हमारी सब्जी कब तक बनकर तैयार हो जाएगी? अभी तो ये बन गई है। अरे वाह, बन गई। हाँ। खुशबू भी अच्छी आ रही है वैसे। बहुत अच्छी, सिर्फ अच्छी नहीं, बहुत अच्छी सब्जी बनाई है आपने सुरेखा जी। वाह, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। अच्छा सुरेखा जी और किरण जी, जब आपके घर में खुशी का माहौल होता है तो आप उसे किस तरीके से सेलिब्रेट करती हैं? हम गाना गाते हैं, गाना गाते हैं, गुनगुनाते हैं। तो फिर कुछ गुनगुनाइए। गौदयस बाजरी दयस, गौदयस बाजरी दयस, दयता दयता माय, दयता दयता माय, मायरणी याद मायरणीयस, याद मायरणीयस, गौदयस बाजरी दयस, गौदयस बाजरी दयस, दयता दयता माय, दयता दयता याद मायरणीयस, याद मायरणीयस। वाह, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर और आप लोगों ने इतना समय मुझे दिया, इसके लिए सुरेखा जी आपका और किरण जी तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। बागबान की रसोई के आज के एपिसोड में हमने जाना कि पपीते की खेती कैसे की जाती है और साथ ही इसका मूल्य संवर्धन कर कैसे किसान अपनी आय को दोगुना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, हमने आज ये भी जाना कि कच्चे पपीते की सब्जी कैसे बनाई जाती है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये सफर आपको बेहद पसंद आया होगा और आप इससे जरूर लाभान्वित होंगे। तो चलिए, अपने इस सफर को मैं जारी रखूंगी, लेकिन आज का सफर बस यहीं तक था। आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में एक नई जगह, नई फसल और एक नए व्यंजन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।